नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो इंडिया की मुंबई बैठक में शामिल होगी अब आम आदमी पार्टी। मुंबई में होने वाली है विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की पुष्टि, जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन की जो अगली बैठक होनी है वो मुंबई में होगी और इसमें अब आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया की मुंबई बैठक में अब शामिल होगी आम आदमी पार्टी। मुंबई में होने वाली है विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर पुष्टि की है। साथ ही जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा, ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया की मुंबई बैठक में शामिल होगी अब आम आदमी पार्टी। यानी कि मुंबई में होने वाली है विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी पुष्टि की है। और साथ ही बता दें कि जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से दिल्ली की सीटों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ी हुई थी और इसको लेकर बयानबाजी सामने आ रही थी, उसी पर अब ऐसा लगता है कि इसी को लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने पुष्टि की बात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अवनेंद्र कुमार मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनेंद्र, जिस तरीके से जो बैठक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई में बैठक होगी, अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे, आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल ने ही मोहर लगा दी है। क्या कुछ खास अपडेट इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार देखिए विपक्ष जो है इस समय अपनी कहा जाए लगातार मीटिंगें करने में लगा है। जिस तरीके से इंडिया का गठबंधन किया गया, 36 राजनीतिक पार्टियां इसमें जोड़ी गई और उसको लेकर मुंबई में जिस तरीके से ये बैठक होनी थी, उस बैठक में लगातार जो अटकलें थी वो लग रही थी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया कि वो वहां पर पहुंचेंगे। और जो जनसभा होगी, कहा जाए जो लगातार विपक्ष लगातार जिस तरीके से लगातार जो अपनी मीटिंगें कर रहा है तमाम प्रदेशों में, ये भी कहा गया था जब सबसे पहली बार जो पटना में हुई थी बिहार के, उसमें कहा गया था कि सभी प्रदेशों में अलग अलग एक एक महीने में जो है अपनी जनसभा लगाएंगे, तमाम जो होंगे तमाम उसमें गठबंधन अपने पे पहुंचेंगे और तमाम जो मंत्री होंगे वो मौजूद रहेंगे, जनता को बताएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा जाए विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है उसको लगातार विपक्ष जो है कसता हुआ तंज कसता हुआ नजर आया। उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि मुंबई में जिस तरीके से ये सभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमाम बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के तमाम जो विपक्ष है। खबर ये भी आई थी निकलकर सामने कि जिस तरीके से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं उस पर कांग्रेस अपने 7 सीटों पर लड़ेगी। वही अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया था कि सोचा जाएगा बैठक में जाना। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उनके जो दिग्गज नेता हैं बयान आ रहे थे, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया। क्या लगता है अगर मुंबई में ये बैठक होती है उसके बाद में क्या आम आदमी पार्टी साथ रहेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंकज लगातार जो है बातें निकल कर आ रही, पक्ष विपक्ष की बात की जाए या गठबंधन की बात की जाए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दिल्ली में 7 जो सीटें हैं उन पे 7 पे वो अपने अलग से प्रत्याशी लड़ाएगी। और उसके बाद जब इनका गठबंधन हुआ था तो ये साफ तौर से कहा गया था कि सभी पार्टियां मिलकर चुनाव 2024 का लड़ेंगी और 2024 में यानी जो देश बचाना है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना है, ये विपक्ष का साफ तौर से कहना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से मुंबई में हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है लगातार। जबकि अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अभी जिस तरीके से उन्होंने लगातार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के कहा जाए बाव बाव करते हुए नजर आए विधानसभा में या बात की जाए तमाम संसद भवन में तमाम तरीके से। लेकिन अब इस तरीके से जब जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, अब देखने वाली बात होगी। अभी काफी लंबा समय 2024 के चुनाव में क्या जिस तरीके लेकिन से अभी गठबंधन तो बना हुआ है, लेकिन गठबंधन में पीएम का चेहरा कौन होगा ये तो अभी साफ तौर पर सामने निकल कर नहीं आया। और कई बार देखा है कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी सामने आया है कि भावी प्रधानमंत्री के भी पोस्टर लगे हैं। तो क्या इस बार जो बैठक हो रही है, क्या उस बैठक में ये मंथन हो सकता है कि किसके चेहरे पर, राहुल गांधी के चेहरे पर या ममता के चेहरे पर या फिर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, या फिर यूं कहें कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने जो पहल की है वो भावी प्रधानमंत्री होंगे? क्या लगता है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल पंकज, देखिए भाभी अगर बात करते हैं भाभी प्रधानमंत्री की, तो अभी किसी तरीके का विपक्ष ने चेहरा साफ नहीं किया और ना ही विपक्ष चेहरा अभी साफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2024 का अभी कहा जाए टाइम लगभग 1 वर्ष है और ऐसे में चुनावी जो दौर है उसमें लगातार
जो विपक्ष है लगातार केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चेहरे की बात करते हैं तो किसी तरीके का स्पष्ट जवाब विपक्ष जो है नहीं देता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री की या नीतीश कुमार की या राहुल गांधी की। लेकिन देखने वाला बता दें, आने वाले समय में ये तो तय हो जाएगा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा किसके पास है, क्योंकि चुनाव से पहले जरूर विपक्ष को जो है प्रधानमंत्री के लिए जो है चेहरा करना पड़ेगा। जिस तरीके से गठबंधन किया, तो अब इसमें जो है तमाम जो है लोग तो लगा रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार हो सकते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनमें से कौन कर सामने आएगा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2024 तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर एशिया कप 2023 को लेकर बीसीसीआई ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में रहेगी। टीम में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की भी इस दौरान वापसी हुई है। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी टीम में मौका मिला है। तो वहीं संजू सैमसन को इस बार की अगर बात करें तो स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली है, जहां हार्दिक पांड्या की उप कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उप कप्तान के तौर पर बरकरार रखा गया है। बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 2 सितंबर को खेलेगी। यह मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में होगा और इसके बाद भारतीय दूसरा ग्रुप मैच नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलेगी। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ही ग्रुप ए में है। बता दें कि एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जा रहा है। और इसी खबर पर इनपुट हेड कृष्णकांत मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, जिस तरीके से एशिया कप को लेकर टीम का ऐलान हो चुका है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, नाम से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे भारत में जो क्रिकेट प्रेमी है आज निगाह लगाए हुए थे दिल्ली में, जहां पर कि बीसीसीआई की बैठक चल रही थी और मुख्य चयनकर्ता अजीत रायकर इसका नाम का ऐलान करने वाले थे 1:30 बजे में। लेकिन जिस तरह की उम्मीदें थी और लोगों को लग रहा था कि टीम में कुछ बदलाव होंगे, कुछ सरप्राइजिंग नाम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीम अमूमन वैसा ही है जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। टीम में जो सबसे अच्छी बात ये रही है कि केएल राहुल को लिया गया है, केएल राहुल को, श्रेयस अय्यर को भी लिया गया है। और क्यों लिया गया है ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि लगातार वो बाहर रहे हैं, लगातार चोटिल रहे हैं, वैसा खेल भी उनका रहा नहीं है, लेकिन टीम में उनको जगह दी गई है। हाँ, जसप्रीत बुमराह को टीम में वापसी मिली है, प्रसिद्धि कृष्णा को भी वापसी मिली है, जो कि अभी आयरलैंड दौरे पे है। भारतीय टीम वहां पर 3 T20 मैच खेल रही है और सीरीज जीत भी चुकी है कल का मैच जीतने के बाद। तो ये है। और युजवेंद्र चहल से उम्मीदें थी टीम में की जगह मिलेगी, उनको शामिल नहीं किया गया है। और भारत के जो सबसे अनुभवी स्पिनर रहे हैं रविचंद्र अश्विन, उनको भी नहीं रखा गया है। तो टीम जो आज 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है, उसको एक बार में फिर से दर्शकों को बताते चले हैं कि रोहित शर्मा कप्तान है और उप कप्तानी को भी लेकर चल रहा था कि किसको उप कप्तानी दी जाएगी, बुमराह को दी जाएगी या पांड्या को दी जाएगी। ताकि क्या पांड्या को कप्तान बनाया गया है। बाकी जो खिलाड़ी हैं टीम में, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। ईशान किशन को विकेट कीपिंग की जिम्मेवारी दी गई है। रविंद्र जडेजा है स्पिनर के तौर पर, शार्दुल ठाकुर हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह जो कि उम्मीद थी टीम में आना था उनको, हमारे भारत के लिए सबसे अच्छे गेंदबाज रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं। मोहम्मद शमी को काफी अनुभव है, उसको भी जगह दी गई है। सिराज हैं और संजू सैमसन को भी रखा गया है। मुझे लगता है कि एक रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा गया है। अगर टूर्नामेंट में कहीं कोई दिक्कत आती है किसी प्लेयर को तो उनको वहां पर जगह दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज अलीगढ़ में दिग्गज जुटे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं दिल्ली से पिछड़ों के लिए काम करने वाले बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं। वो वक्ता था जब, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो वक्त था जब राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा था। लोगों में इस दौरान दबाव बनाया भी था कि, और साथ ही गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाना भी इस दौरान चाहिए था। उस वक्त बाबूजी ने बड़ा निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा। ये बड़ा बलिदान था। मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में
गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम मोदी जी ने। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाबालिग से रेप के आरोपी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस भी डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची है। माना जा रहा है कि जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया था कि दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर कई बार रेप करने का मामला दर्ज किया गया। दरअसल नाबालिग अपने पिता की मौत के बाद से 1 अक्टूबर 2020 से दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर पर रह रही थी। फिलहाल जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से डिप्टी डायरेक्टर को लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश जारी किए हैं, उसी के बाद आपको बता दें कि उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि डिप्टी डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि डिप्टी डायरेक्टर पर एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म करने का मामला है। और इसी खबर पर इनपुट एडिटर के किराना मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया था, ये भी कहा जा रहा था कि इसको लेकर मामला दर्ज हुआ है, बावजूद उसके गिरफ्तारी नहीं हुई थी, और अब जब मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया है उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए मामला बड़ा गंभीर है ये, और 2020 का ये मामला है। 2020 और 21 में पीड़िता आरोपी के पास थी, उसी के घर पर रह रही थी, और उसी समय पर ये पूरी जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी, जैसे ये घटना सामने आती है और उसके बाद घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री निलंबित करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी बीच महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल का भी ट्वीट आता है और वो पुलिस पर तमाम सवाल खड़े करती है कि आखिर इतनी देरी इसमें क्यों हुई है। सबसे अहम बात ये कि आखिर ये मामला खुला कैसे है। ये मामला खुला ऐसे कि इस पीड़िता और आरोपी, पीड़िता का पिता और आरोपी दोनों अच्छे दोस्त थे। 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद पीड़िता को वो अपने साथ अपने घर देख रेख के लिए लेकर आ जाता है। उस समय पर पीड़िता की जो उम्र थी वो 13 से 14 साल थी। उसी बीच इसके साथ कई बार रेप किया जाता है, और जैसे ही इसकी मां को इस बारे में पता लगता है तो वो उसको अपने साथ वापस ले जाती है लगभग फरवरी 2021 में। और उसके बाद घर ले जाने के बाद जब वो देखती है कि बच्ची बहुत चुप है, उसको साथ ही जो है एंग्जाइटी का अटैक आने लगता है। डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है, और डॉक्टर्स जब उसकी काउंसलिंग करते हैं तो उस समय पर पीड़िता खुलकर उन सारी बातों को रखती है कि आखिर 2020 से लेकर 21 में उसके साथ क्या कुछ घटा है। और उसी के बाद ये मामला सामने आता है। फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते हैं, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 2021 में जब ये मामला सामने आया उस समय पर शिकायत दर्ज तो की गई थी ना, तब से लेकर 2023 चल रहा है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं इस मामले में। बिल्कुल, क्योंकि मामला 2021 में सामने नहीं आया था। उस समय पर सिर्फ महिला को कुछ लगा कि उसकी बेटी बीमार है या कुछ है, तो इसलिए वो अपने साथ लेकर आ गई थी। फिर उसी बीच में बेटी को जब एंग्जाइटी का अटैक आने लगता है तो डॉक्टर्स को दिखाया जाता है। और अभी 1 से 2 सप्ताह पहले जब डॉक्टर्स की काउंसलिंग उस समय पर चलती है तो तब पीड़िता अपनी इन सारी बातों को बताती है, अपनी आपबीती सुनाती है डॉक्टर्स को, और डॉक्टर उसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिसके बाद ये मामला लगभग अभी 2 से 3 दिन पहले प्रकाश में आता है। और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम चलता है। अब फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें तमाम धाराएं लगाई गई हैं। 376 लगाई गई है, 323, 313, 509, 506 और 34I, और साथ ही 120 जो आपराधिक षड्यंत्र के लिए लगाई जाती है। इन सारी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी कर ली गई है, और अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के किराना हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर जेडीयू नेता ललन सिंह के बयान पर नित्यानंद राय ने तीखा पलटवार किया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है और अपराधियों का राज कायम हो गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी ने अपराधियों के हवाले बिहार को कर दिया है। पिछले एक साल में जो अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है वो बहुत ही चिंताजनक है। अपराधियों के कारण बिहार वासियों के मन में खौफ है। बिहार में लगातार अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू बताते हैं, लेकिन वो सुशासन बाबू नहीं कुशासन बाबू हैं। ललन सिंह को संविधान बिल्कुल समझ नहीं आता है, तभी वो बेतुके बयान देते हैं। वाकई में नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है और अपराधियों का राज हो गया है। नीतीश जी, तेजस्वी जी ने बिहार और बिहार वासियों को अपराधी के हवाले कर दिए। आज हम गाड़ी में बैठे, फोन ना आया कि कहीं गोली चल गई, कहीं किसी की हत्या हो गई। जैसे गाड़ी में बैठे अभी की बात बता रहे हैं, पता चला कि घटारों के पूर्व मुखिया पर गोली चल गई, ललन जी पे। बेगूसराय की घटना पता ही है कि गवाही की हत्या कर दी जाती है। पत्रकार की हत्या के विषय में आप लोगों को पता ही है। यह एक वर्ष में बिहार में जो आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ा है, यह बहुत ही चिंतनीय है। और आपराधिक घटना उधर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नित्यानंद राय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अनुकंपा वाले का जवाब नहीं देते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन्हें यह बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक ओबरॉय कौन हैं, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरते हुए आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के पहले मणिपुर देखना चाहिए। और साथ ही बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम राज्यों को लेकर प्रतिक्रिया देती है, लेकिन कभी भी मणिपुर पर नहीं बोलती है। मणिपुर 120 दिनों से जल रहा है, लेकिन 78 दिनों बाद एफआईआर दर्ज होती है। पूछ रहे हैं प्रतिक्रिया पर, हमको प्रतिक्रिया दे। ये सब अनुकंपा वाले हैं। उनको ये न बताना चाहिए कि विवेक ओबेरॉय कौन है, प्रधानमंत्री के कौन से सलाहकार हैं, और 3 दिन पहले उन्होंने क्या कहा संविधान के बारे में, ये उनको बताना चाहिए। अब प्रधानमंत्री के सलाहकार बोल रहे हैं कि संविधान को बदलने की जरूरत है, संविधान पर पुनर्विचार की जरूरत है, और अनुकंपा वाले बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बाकी तो संविधान वो पढ़े हैं, वही पढ़े हैं, क्योंकि अनुकंपा पर आए हैं तो संविधान ही पढ़ के ना आए होंगे, इसलिए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। हमको उनको ये बताना चाहिए कि विवेक ओबेरॉय आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री जी के हैं कि नहीं, और उन्होंने 3 दिन पहले जो समाचार पत्रों में भी खबर छपी है संविधान के बारे में क्या कहा, ये बात उनको बताना चाहिए। बाकी तो अलग अलग बात बोलते रहे।